हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल सुबह हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि कल आप लोगों को सुबह देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। कोड है 801 एचडी कोड मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वायरल चल रहा है। सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं, पेपर से बता रहे हैं, सोल्यूशन कोई करा नहीं रहा है। बिल्कुल 3 घंटे का समय लेकर मैं सोल्यूशन कराया हूं, बिल्कुल देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों। और 70 में 70 नंबर बिल्कुल लेकर आओ और 95% लाकर दिखा दो कि इस बार हिंदी का टॉपर आप ही हो। मेरे प्यार बच्चों, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा सुबह। इसके बाद 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। हमको लगता है कि 2.5 घंटे लगेंगे अधिक से अधिक, आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दोगे, इस बार का दावा करता हूं मैं। 2.5 घंटे तो बहुत है आपके लिए। इसके बाद निर्देश है, सारे प्रश्न याद होने चाहिए। समय निकाल लो, 2 बजे जागो, 3 बजे जागो, लेकिन जाकर इन पेपर को पूरा का पूरा आपको तैयार होना चाहिए। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है कि 15 मिनट आपको समय देगा पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आता था खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। पेन कौन सा यूज करेंगे मेरे प्यारों बच्चों? आपका मन नीला कर सकते हो, आपका मन काला कर सकते हो। नीले काले दोनों पेन का यूज कर सकते हो। पेन बॉल पॉइंट होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद है चौथा, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा। एक प्रश्न 1 नंबर के लिए रहेगा, मतलब 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, पांचवा है प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मेरे प्यार बच्चों, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में देगा, उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय देगा आपको। मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटा थोड़ी लगेगा, 5 मिनट बहुत है आपके लिए। पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, याद कर लो, 5 मिनट में समझा के रख देना। बाकी जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। लास्ट निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है। मेरे प्यार जो बिल्कुल कम समय में पूरा निर्देश पढ़ के मैंने बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट में पेपर दिखाता हूँ, पूरा सोल्यूशन करूंगा, एक प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। देखिए मेरे प्यारे जो पेपर यहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले आया है खंड अ। और खंड अ में देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे इसमें। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न दे दिया है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। देखिए ये प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो रक्षाबंधन नाटक के जो नाटककार है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो आपके हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का बी आपको रंग के आना है उसमें, ओएमआर शीट में, ठीक है, भूलिएगा मत। इसके बाद दूसरा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो रामधारी सिंह दिनकर की चारों ऑप्शनों में से कौन रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, आपको भी मालूम है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दूसरे का ए वाला सही है, तो दूसरे का ए वाला रंग क्या आइएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि राम दरबारी रचना के उपन्यासकार है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यार बच्चों, राम दरबारी एक रचना है और उस रचना के उपन्यासकार कौन है मेरे प्यार बच्चों? वह है आपके श्री लाल शुक्ला जी। कौन? श्री लाल शुक्ला जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ला जी। तो तीसरे का बी वाला रंग क्या आइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बोला है कि शुक्ल युग का अन्य किस नाम से और जाना जाता है, ठीक है। तो शुक्ल को मेरे प्यारे प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, क्षयवाद युग भी कहते हैं, इसलिए ए सभी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे का डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर जी किस युग के कहानीकार हैं, यह प्रश्न में पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग जी नहीं, क्षयवादी युग भी नहीं है, द्विवेदी युग नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि भाव विलास के रचनाकार है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भाव विलास के रचनाकार तो देव जी हैं, तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां
कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। 4 विशेषता दिया हुआ है, इन चारों विशेषताओं में से बताना है आपको कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन है। तो वह है आपके रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बी वाला ऑप्शन, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो 7वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि काव्य की प्रकृति एवं रचना के शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है मेरे प्यार बच्चों। तो कितनी धाराएं, तो 3 धाराएं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं, एक नंबर के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो जौहर काव्य के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, तो वह है आपके श्याम नारायण पांडे जी। कौन, श्याम नारायण पांडे जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न 10वां को लेकर, तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो चिदम्बरा के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है आपके सुमित्रानंद पंत। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो 10वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा है। इसके बाद 11वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हरगन मुस्काई, उपयुक्त पंक्ति में रस है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। मतलब किस रस का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, किस रस का उदाहरण है, सिंपल ये जवाब है। तो मतलब हास्य रस का उदाहरण ही है। किसका, हास्य रस का उदाहरण मेरे प्यार, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 12वां प्रश्न है कि आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार, 12वें का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लीजिए क्या है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो दोहा छंद का अगर हम ठीक उल्टा छंद अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है सोरठा। दोहा का क्या होता है, सोरठा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोहा का सोरठा उल्टा छंद होता है। इसके बाद 14 प्रश्न देखिए, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो अगर मैं इसको तोड़ू मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुधन रूप के रूप में टूटेगा, अनु प्लस रूप के रूप में इसको तोड़ा जा सकता है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है, तो अनु, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। सिंपल जवाब है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15वां। प्रश्न नंबर 15वां क्या है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है, एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे। कहाँ पे बच्चों कि राम और ये योजक चीना जाए, जब योजक चीना जाए इसका मतलब होता है और, इसका अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा राम और कृष्ण। तो जब योजक चीना जाए तो आंख बंद करके आपको द्वंद्व समास पे क्लिक करना है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 का बी द्वंद्व समास। आगे बढ़ेंगे 16वां प्रश्न देख लीजिए, वायु समीर बयार पर्याय है, मतलब कि वायु समीर बयार पर्यायवाची शब्द किनका पर्यायवाची शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, तो हवा का। वायु मतलब क्या होता है, हवा। तो सिंपल यहीं से पता कर पाओगे आप, तो हवा के ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो 16वें का जो है सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 17वां कह रहा है कि तस्मे शब्द में विभक्ति एवं वचन है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। मतलब तस्मे जो एक शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो तस्मे शब्द है यह चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां देख लीजिए क्या है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो संदेहपूर्ण कथन को हम लोग क्या कहते हैं, तो संदेहपूर्ण कथन को मेरे प्यारे बच्चों संदेहात्मक वाक्य कहेंगे, सिंपल। संदेहात्मक वाक्य में तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद 19वां प्रश्न देख लीजिए, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाच्य है, ठीक है। तो मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित तो वाक्य बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देख लीजिए, बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, आसपास, क्योंकि आसपास स्थान को बोध कराता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अब 20 का आंसर मैंने बता दिया, 5 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर जाओगे 5 मिनट के अंदर, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होगा यहाँ से खंड ब, और खंड ब में मेरे प्यारे जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे।
देखिए प्रश्न नंबर 21वां स्टार्ट है मेरे प्यारों, 24वां के बाद 21वां आएगा खंड ब में। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश है मेरे प्यारों, और गद्यांश आपकी एग्जाम में देखिए पूछा गया है कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए दिया गया है। 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। और गद्यांश इसमें 2 दिया है, एक क वाला दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे आप तो देखिए अथवा करके मेरे प्यारों यहाँ पे ख वाला दिया है, तो क वाला कीजिए या ख वाला कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों का सोल्यूशन बता दूंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। पहले क वाला देखिए क्या है। क वाला मेरे प्यारे बच्चों कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था, वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव जो है उतर आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरे प्यारे बच्चों आपका यह गद्यांश, और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए पहले 2 नंबर आपको पक्का कराता हूँ। देखिए मैं लिख के लेकर आया भी हूँ कि क्लास 10th हिंदी पेपर सोल्यूशन 801 एचडी, पूरा का पूरा सोल्यूशन है, 1 नंबर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो देखिए 21वें का क का पहला उत्तर संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। अब देखिए सिंपल है, पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पर आदमी, लेखक का नाम जयप्रकाश भारती, हो गया संदर्भ, 2 नंबर मिल गया है आपको। यही है लिखने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या बताना है कि जब तक वह नहीं पहुंच सकता था, वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। इसी का हमें व्याख्या बताना, बस एक लाइन का हमें व्याख्या बताना है। देखिए कैसे व्याख्या करेंगे हम लोग इसका, तो दूसरे का उत्तर लिखिए। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं, विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियां पढ़ी हैं। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली हैं। किसी ने उसे राजनिपति की संस से विभूषित किया, तो किसी ने रात्रि की देवी के नाम से उसको संबोधित किया। बस इतना ही आपको व्याख्या लिखना है, 2 नंबर बाई फिक्स हो गया। इसके बाद एक प्रश्न और है तीसरा, कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों उत्तर में तीसरा कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। किनको? यूरी गागरिन को। 6 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर क वाला करना चाहते हो तो बिल्कुल सोल्यूशन बताया हूँ, 6 नंबर पक्का कर लो। नहीं करना चाहते हो तो ख वाला कर लो, ख वाला भी 6 नंबर का ही है। तो ख वाला क्या है उसको देखते हैं। क वाला तो बिल्कुल समाप्त कर दिया मैंने। ख वाला है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव जो है निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे, क्योंकि दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं। ये वाला कर लीजिएगा। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो चलिए पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ख वाला है ना, देखिए ख वाला, ख का पहला, ठीक है, लिखेंगे कि उपरुक्त, यहाँ पे लिखिएगा उपरुक्त गद्यांश पद्मलाल पूनालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। मतलब पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं। इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। हो गया भाई, 2 नंबर पक्का ले जाइए। इसके बाद दूसरा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया था, अंडरलाइन कहाँ किया, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। ठीक है, इसका आपको व्याख्या बताना पड़ेगा। तो चलिए व्याख्या भी नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, दूसरा में व्याख्या आईडी डाल के लिखेंगे कि साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कुछ ही समय के पश्चात ही उनके सोचे कि यह
भव्य इमारत धराशायी हो जाएगी और आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। यह है मेरे प्यारे बच्चों उसका व्याख्या। जल्दी से आप नोट कीजिए, 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। 2 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो गए। एक प्रश्न और बचा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो चलिए भाई देखते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं उसका क्या अर्थ होता है। तो तीसरा का उत्तर लिखिए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं का आशय है कि दूर से देखने पर जो वस्तु अच्छी लगती है। दूर के ढोल सुहाने का मतलब दूर से देखने पर जो वस्तु अच्छी लगती है उसका यही अर्थ होता है। ठीक है, तो भाई देखिए 21वें का क और ख दोनों बताया। 21वें का क भी बता दिया, 21वें का अथवा करके ख वाला बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन आपको इन दोनों में से आसान लगा है। जो आसान लगा होगा उसी को याद करके एग्जाम में पहुंचिएगा और लिख के आइएगा। 6 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता है आपका। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22वें की तरफ। चलिए मेरे प्यार बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न नंबर 22वां क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अभी हमने प्रश्न 21वां गद्यांश देखा, यह प्रश्न 22वां पद्यांश आ गया और पद्यांश भी 6 नंबर के लिए पूछा गया है। देखिए इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक क वाला है। अब क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे ख वाला दिया है, तो क और ख दोनों दिया गया है। तो क वाला पहले देख लीजिए क्या है। क वाला यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरिल लहे, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुनि गंगू पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र राय सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। यह है मेरे प्यार बच्चों पद्यांश और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 22वें का क। 22वें का क का पहला, ठीक है। तो चलिए देखिए यह है आपका 22वें का क का पहला, ठीक है। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद से अवतरित है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। तो उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, हो गया भाई 2 नंबर आपका पक्का। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि जाकी कृपया पंगु गिरिल है, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। इसका हमें व्याख्या बताना है। चलिए व्याख्या लिखिए दूसरा कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमलों रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिसकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। लो भाई व्याख्या इसका हो गया कंप्लीट, 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए हैं आपके। इसके बाद तीसरा है कि बार बार बंद होती ही पाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है यह बताना है। तो चलिए भाई इसका भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए तीसरा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। लो भाई ये भी कंप्लीट हो गया। तो क वाला 22वें का क बता दिया। कठिन लग रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके ख वाला दिया है, ख वाला का भी सोल्यूशन बता देता हूं, इसको ही करके चले आइएगा कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहां तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। यह है मेरे प्यारों बच्चों पद्यांश। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर, ठीक है। तो चलिए ख वाला का उत्तर देखते हैं। देखिए ख वाला, ख का पहला संदर्भ नोट कीजिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत है और इन पंक्तियों के रचयिता केदारनाथ जी हैं। लो भाई ठीक है, नदी शीर्षक कविता से उद्धृत है और इसके जो रचयिता हैं केदारनाथ जी हैं। यहां से 2 नंबर आपके क्या हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए। इसके बाद क्या है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो अंडरलाइन कहां तक किया गया है कि दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहां तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। इसका हमें व्याख्या बताना है। चलिए तो व्याख्या बताने से पहले प्रसंग भी इसका लिखना होता है मेरे प्यारो बच्चों। तो प्रसंग लिख लो कि प्रस्तुत प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे पंक्ति में किन चीजों के बारे में बात किया गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है। यह प्रसंग है। अब इसका व्याख्या जो था उसको नोट कीजिए। व्याख्या दूसरा वाला व्याख्या हेडिंग डालिए, लिखिए
कि लेकिन जब हम संस्कारिक में पढ़कर भाग दौड़ में पड़ जाते हैं तो यह हमारा साथ छोड़ देती है। यदि हम इसे साथ लेकर चले तो यह प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है, क्योंकि यह हमारे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। न तो वह हमसे अलग हो सकती और न हम उससे। ठीक है, यह है उसका व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और बचा हुआ है तीसरा। उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है? 2 नंबर इस पे भी मिला जाए। चलिए देखते हैं किसका प्रतीक है नदी भाई। तो लिखेंगे तीसरा, कवि ने नदी को मनुष्य में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतिरूप में प्रकट किया है। ठीक है, नदी को सभ्यता और संस्कृति के रूप में उसको प्रकट किया हुआ है कवि। क्लियर है? लो भाई, 22वें का भी मैंने दोनों बता दिया। देखिए 22वें का मैंने क वाला भी बता दिया डिटेल में, एकदम एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं। अथवा करके ख वाला भी बता दिया हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कौन सा आपको आसान लगा है, वही करके आपको आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23वां देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 23वां मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23वां है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह है 5 नंबर के लिए। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यह संस्कृत का गद्यांश है। इसमें भी एक कवला दिया है, कवला नहीं कर पाओगे तो पीछे आपको खवला भी दिया है। तो पहले कवला देख लेते हैं, इसके बाद खवला देखेंगे। दोनों में से जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा आप। तो 23वें का क देखते हैं। वाराणसी प्राचीन काल गए गए विद्या वाला। ठीक है, तो 23वें का क। चलिए 23वें का क। अब एक चीज और बता देता हूँ मेरे प्यार। 23वें का क संदर्भ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ। ये आपका वाराणसी संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। आप लिख लीजिएगा। देखिए वाराणसी लिखा है ना, संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। बस ये इतना ही आपको संदर्भ में लिखना है। इसके बाद इसका अनुवाद देख लीजिए। इसका एक ख वाला कर दीजिए। ख ख कह रहा हूँ, ख नहीं, अनुवाद है यह। संदर्भ तो आपने लिख लिया, बता दिया हूं आपको। संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया, ये उसका अनुवाद है। लिखोगे कि वाराणसी से प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या अलौकिक, ठीक है, अलौकिक है, यहाँ लिख लीजिएगा अलौकिक है, ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। बस यह है उसका अनुवाद। 5 नंबर मिल गया। 3 नंबर इसमें मिल जाएगा आपको, और 2 नंबर अभी मैं आपको संदर्भ बताया हूँ। ठीक है, कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, उस तरह आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा। 2 नंबर उसमें मिल जाएगा। 5 नंबर यहाँ से हो गए कवर। अगर एक क वाला करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते हो तो ख वाला मैं दिखाता हूँ। देखिए 5 नंबर, 3 नंबर तो हिंदी के अनुवाद पे मिलता है और 2 नंबर इसके संदर्भ पे मिलता है। देखिए क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया है ना, ख वाला देखिए ख वाला है, अलछंद्र वाला यहाँ तक है मेरे प्यारों, यहाँ तक। तो क वाला कर लोगे तो ठीक है, कर लीजिएगा। अन्यथा ख वाला का भी उत्तर आपको बता देता हूँ। तो ख वाला देखिए यहाँ लिख के लेके आया हूं मैं, अथवा करके ख वाला। ख का सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालोगे। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पास पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरविन पूजते पाठ से उद्धृत है। तो वो वाराणसी चैप्टर से था, यह वीरविन पूजते चैप्टर से है। बस इसका अनुवाद देख लेंगे। अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे कि सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। तो पुरुराज कहते हैं कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। यवनराज, अलग धर्म, अलग भाषा और अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र जो है वो विशाल है। ठीक है, ये उसका मेरे प्यारों जो व्याख्या हिंदी का अनुवाद हो गया। और यहां से 5 नंबर आपके बिल्कुल मेरे प्यारों से क्या हो गए, कवर हो गए। क्लियर है ना? चलिए, तो 5 नंबर या तो क कर लीजिए या तो ख वाला कर लीजिए, दोनों मैंने बता दिया भाई। 5 नंबर आपको क्लियर करा दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। देख लीजिए प्रश्न नंबर 24वां क्या है, उसको देखिए ध्यान से। कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यह संस्कृत का पद्यांश आ गया। अभी हमने संस्कृत का गद्यांश देखा है, यह संस्कृत का पद्यांश है और यह भी 5 नंबर का होता है। 3 नंबर तो इसके हिंदी अनुवाद पे और 2 नंबर इसके संदर्भ पे होता है। इसमें भी 2 हैं, एक क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको ख वाला दिया है। तो और क और ख दोनों दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन करते हैं वो। तो 24 का क वाला का पहले उत्तर देखिए। 24 का क का सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। देखिए 24 का क सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलास से लिया गया है। मतलब अनुयुक्ति विलास चैप्टर से लिया गया है संस्कृत खंड के, सिंपल। इसके बाद हिंदी अनुवाद इसका देख लीजिए। तो हिंदी अनुवाद दिखाने से पहले मैं एक बार दिखा देना चाहूंगा। देखिए यही है, इसी का हम बताने वाला है हिंदी में अनुवाद।
ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, 3 नंबर मिलेगा इस पे। तो हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेगा, लिखेगा, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो अब इस संसार में अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अर्थात यदि विवेकशील लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। बस इतना ही आपको लिखना है मेरे प्यार बच्चों, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे और 2 नंबर संदर्भ पे, 5 नंबर हो गया आपका पक्का। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके ख वाला कर लीजिए, ख वाला जो आपको दिख रहा है इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। तो देखिए मैं लिख के लेके आया हूं अथवा, और यहाँ पे ख वाला का संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संकलित जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया। सिंपल जवाब ये दोगे। इसके बाद हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी अनुवाद उसका लिखोगे कि एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है, और एक पत्नी उस पत्नी के लिए मित्र होती है जो घर पर होता है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। लो भाई, संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों हो गया। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसको मैं साइड करता हूं। तो 24वें का क और ख दोनों बता दिया, एक भी प्रश्न छोड़ नहीं रहा हूं मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि 70 में 70 नंबर चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 25वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आ गया खंड काव्य, इसको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि खंड काव्य आता है जिला वाइज। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लड़के हमारे यहाँ चैनल पे पढ़ रहे हैं तो सबका बताना पड़ जाएगा ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही आपको करना है। कोई दूसरा करोगे मेरे प्यार बच्चों 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो देख लीजिएगा ध्यान से कौन सा आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है, 3 नंबर आपको मिलेगा। वैसे बहुत सारे खंड काव्य हैं जैसे मुक्ति दूत, ठीक है, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट दिया गया है। इसके बाद अग्र पूजा दिया गया है, जय सुभाष, फिर यहाँ पे देखिए मातृभूमि, फिर यहाँ पे कर्ण दिया गया है मेरे प्यारो बच्चों। इसके बाद करमवीर दिया गया है, इसके बाद तुमुल दिया गया है। तो इतने सारे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जा रहा है, वही आपको मेरे प्यारो बच्चों लिखना है एग्जाम में, ताकि 3 नंबर आपको मिल पाए सही सही। अब आइए 26 का क। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब जीवन परिचय आ गया, और जीवन परिचय 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे। तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। और आपके पास ऑप्शन 3 है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। चलिए मैं पहला बता देता हूँ, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। तो देखिए 26 का क का पहला जीवन परिचय, श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी का जन्म जो हुआ था सन 1894 ईस्वी के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा पूनालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता जी को भी साहित्य से क्या था, प्रेम था। अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। ठीक है, बीए के उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानियां और कविताएं लिखने लगे। द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने बाद उन्होंने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को ही क्या कर दी, सौंपी। द्विवेदी जी के बाद 1920 से लेकर 1927 ईस्वी तक इन्होंने कुशल पूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य किया। ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से क्या करते थे, दूर रहते थे। खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात उन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार संभाला और सन 1971 ईस्वी से 77 वर्ष की आयु में निरंतर साहित्य सेवा करते हुए ठीक है, उनका निधन हो गया। ठीक है, बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन उनकी रचनाएं हैं, तो पंचपात्र, तीर्थ सलील, जलमला, इतना ही लिख दोगे तो आपको नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। 2 ही लिखना होता है वैसे रचनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट हो गया ये जीवन परिचय। चलिए तो 26 का क मैंने बता दिया, 5 नंबर यहाँ से कवर हो गए आपके। इसके बाद आएगा 26 का ख। 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है।
3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे, 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 है, मैथिली शरण गुप्त जी, रसखान जी, महादेवी वर्मा जी और अशोक वेजपेयी जी। तो यहाँ मैं रसखान जी का बता देता हूँ, ठीक है। इन सभी लोगों का तो बहुत बार बता दिया हूँ, रसखान जी का बता देता हूँ ताकि 5 नंबर मिल पाए आपको। तो देखिए, लिखिए यहाँ पे ख का दूसरा रसखान लिखेंगे। रसखान जी का जन्म जो हुआ था सन 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था और यह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से, ठीक है, शिक्षा ली दीक्षा ली और व्रजभूमि जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु क्या हो गई 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान की काव्य रचना का विषय कृष्ण भक्ति है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, बाल क्रीड़ाएं उनकी अभिव्यक्ति का आधार है। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में डूबा हो। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि व्रज का यमुना तट, वहां के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी आदि के अगाध प्रेम है। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और अनुग्रह प्रदान है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, भावुकता और तत्लीनता देखने को मिलती है। रसखान जी की 2 प्रमुख रचनाएं थी, एक है सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका, ठीक है। इसके बाद कुछ लाइन और नीचे लिख लीजिएगा कि रसखान अर्थात रस की खान अपनी सुमधुर, सरल और सरल ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं है। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरे के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया। रसखान के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह और कहीं कहीं मिलना दुर्लभ है, ठीक है। ये उनका जीवन परिचय ऐसे आप लोगों को लिखना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27वां। प्रश्न नंबर 27वां देखिए क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। श्लोक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो इस पेपर में न आया हो, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो मैं एक श्लोक आपको बता देता हूं जो इस पेपर में न आया है, तो श्लोक नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वो श्लोक है कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजया उभेत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये श्लोक इसे नोट कर लीजिए और 2 नंबर यहाँ से आपके क्या हो गए, बिल्कुल कंफर्म हो गए। इसके बाद 28वां प्रश्न क्या है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 4 नंबर के लिए है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि अपनी गली मोहल्लों की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये कई बार बता चुका हूं, लेकिन ये वाला बता देता हूं कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को आप बधाई पत्र कैसे लिखोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे प्यारों एड्रेस लिखोगे कि वार्ड नंबर 05 कानाखेड़ा पठार सांची, मतलब जो भी एड्रेस है वो एड्रेस अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डेट लिखना है, डेट भी लिख लीजिएगा। फिर लिखेंगे प्रिय भाई राम, कामा लगा के नमस्कार, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूं और आशा करती हूं कि तुम भी सकुशल होगी। तुम्हारा 15 फरवरी का पत्र मिला जिसमें तुमने बताया कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ। सचमुच हम सबके लिए हर्ष की बात है। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही जो परिणाम है। ईश्वर से कामना है कि वह तुम्हें इसी प्रकार जीवन में सफलता प्रदान करता रहे। पूज्य चाचा चाची को मेरा प्रणाम। तुम्हारे पत्र के इंतजार में तुम्हारी बहन अबस, ठीक है। बस ये हो गया, इतना ही आपको लिख के आना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको नंबर 4 नंबर पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 29वां। प्रश्न नंबर 29वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर आपको मिलेगा एक एक नंबर के हिसाब से। आपके पास ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मैं तीसरे और चौथे का दे देता हूँ। वाराणसी नगरी कुत्र स्थित या आरूढ़ी क आसित। तीसरे और चौथे का आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है। चौथे का नहीं, मैं 5वें का लिख के लेके आया हूं, चंद्रशेखर वाला। चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत। तो मैं तीसरे का बता देता हूं आपको, तीसरे वाला, और एक 5वें वाला का लिख के लेके आया हूं, ठीक है। तो देखिए, ये तीसरे वाला का है और ये 5वें वाला का है। नोट कर लीजिए, तीसरे और 5वें दोनों का मैंने बता दिया। 2 नंबर यहाँ से एक नंबर इस पे मिलेगा आपको, 1 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर आपको मिल गए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न है इस पेपर का 30वां। क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर आपको दिया जाएगा। किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, पुस्तकालय से लाभ। ठीक है, तो पुस्तकालय से लाभ या पुस्तकालय का महत्व ये 5वां मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि 7 नंबर आपको मिल पाए। तो सबसे पहले हेडिंग आप क्या डालेंगे, पुस्तकालय का महत्व। इसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे 5। प्रस्तावना पहली हेडिंग रहेगी। दूसरा भारत एवं पुस्तकालय। तीसरा पुस्तकालयों की श्रेणियां। चौथा उसका लाभ। और 5वां उपसंहार। ये 5 हेडिंग में निबंध आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला हेडिंग है आपका प्रस्तावना। पहले हेडिंग प्रस्तावना में लिखिए कि मानव एक बुद्धि प्रधान प्राणी है। उसकी प्रतिपल चेष्टा नवीन ज्ञान प्राप्त करने की होती है। वर्तमान युग में मनुष्य अनेक समस्याओं के जाल में उलझा हुआ है। उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि स्वयं के धन से अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकें क्रय कर सके। अतः उसकी इस समस्या का निराकरण पुस्तकालय के माध्यम से ही संभव है। यह आपको प्रस्तावना में लिखना है। फिर दूसरे डी मैंने क्या बताया था कि भारत एवं पुस्तकालय लिखेंगे। भारत की धरती पर पुस्तकालय की परंपरा जो है प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय इसके महान जो है उदाहरण थे। पुस्तकालयों की श्रेणियां, पुस्तकालयों की भी अनेक श्रेणियां होती हैं। पुस्तकालय के पुस्तकालयों में भी पाठ्यक्रम में अतिरिक्त अन्य जीवन उपयोगी पुस्तकें भी जो है उपलब्ध होती हैं। वाचनालयों में देश विदेश की ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। छात्र इनका अध्ययन करके अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। निजी पुस्तकालयों का उपयोग केवल संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं। ये दूसरी हेडिंग। तीसरी में डालोगे इसके लाभ क्या हैं। लिखोगे पुस्तकालय मानव की मानसिक खुराक है। मनुष्य के ज्ञान विकास के अभूतपूर्व साधक है। भूगोल, गणित, विज्ञान, इतिहास तथा सांस्कृतिक ज्ञान का प्राप्त करने का पुस्तकालय जो एकमात्र साधन है। यह उनके लाभ। इसके बाद लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे कि पुस्तकालय ज्ञान के अक्षय कोष है। पुस्तकालय के कक्ष में बैठकर रुचि के अनुकूल कवियों तथा दार्शनिकों के विचारों का भली भांति ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सांस्कृतिक तथा सभ्यता के अनुशीलन से भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी देख सकते हैं। समग्र रूपेण पुस्तकालय हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद हैं। यह ज्ञान के पावन तीर्थ ही नहीं अपितु हमारे ज्ञान चक्षु भी हैं। ठीक है, यह हो गया यहाँ से आपके समाप्त। बहुत शॉर्टकट में लिख के मैंने आपको दिखा दिया। अब यह हो गया पेपर यहाँ पे क्लियर। 801 एचडी पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दिया। एक प्रश्न छोड़ा नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना है। आपको चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।